एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट 2, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहले हम बच्चे ये देख लेते हैं कि आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि सीखने के उद्देश्य क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार, जिसमें हम पढ़ेंगे मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। उसके बाद हम देखेंगे उत्तक संवर्धन क्या होता है यानी कि टिश्यू कल्चर क्या है। उसके बाद लैंगिक प्रजनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया, और पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कुछ मुख्य शब्दों के बारे में जानते हैं। ये मुख्य शब्द वो शब्द हैं जो आगे वीडियो में कई बार प्रयोग होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ पौधों में नए जीव का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इन डिटेल हम इसको आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये से समझिए कि कुछ पौधों से नए पौधे जो है उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद कर्तन यानी कि कटिंग, इसका मतलब होता है काटना। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम शब्द का मतलब है जो चीजें प्राकृतिक रूप से नहीं होती बल्कि बनाई या निर्माण की जाती हैं। उसके बाद है हमारा टिश्यू कल्चर यानी कि उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन के जरिए पौधों की कोशिकाओं, उत्तकों या अंगों को विशेष रूप से तैयार पोषण माध्यम में उगाया जाता है। ठीक है, मतलब इसको एक स्पेशल कंडीशन में रखकर उगाया जाता है। ये हम इन डिटेल आगे अभी सीखेंगे कैसे। उसके बाद अब देख लेते हैं कुछ और मुख्य बिंदु, जिसमें आता है प्रजनन कोशिका यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स। प्रजनन कोशिका या युग्मक यानी कि गैमेट वे कोशिकाएं होती हैं जिनसे लैंगिक प्रजनन होता है। उसके बाद है निषेचन। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। पुकेशन यानी कि स्टेमन्स, फूल का नर प्रजनन अंग जिसे एंडोशियम भी कहा जाता है। तो उसके बाद है स्त्रीकेशन यानी कि पिस्टल, फूल का मादा प्रजनन अंग। उसके बाद है आपके पास परागण। परागण मतलब पॉलिनेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है किसमें, पौधों के प्रजनन में। परागण पौधों में प्रजनन की एक प्रक्रिया है इसमें पौधे के नर भाग परागकोश से मादा भाग वर्तिकांग तक परागकणों को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और सबसे पहले हम देखते हैं क्या अलैंगिक प्रजनन की विधियां। इसमें से ये 3 विधियां विखंडन, खंडन और पुनर्जनन हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम 3 विधियां जो है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। जैसे आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हो, यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो में कि वो अलग हो गया, जो मुकुल था वो अलग हो गया और प्रॉपर हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। ये इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और ईस्ट। देखिए बेसिकली बच्चे इस मुकुलन में होता क्या है, ये आपका हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर छोटा सा एक मुकुल उत्पन्न हुआ, ये मुकुल है। अब ये ग्रो कर जाएगा, विकसित हो जाएगा और उसके बाद उस हाइड्रा से अलग हो जाएगा और 2 अलग अलग हाइड्रा में बदल जाएगा। ये मुकुल विधि जो है हाइड्रा में ईस्ट आपकी ब्रेड की खमीर बनाने में या फिर आटे का खमीर करने में भी उपयोग की जाती है। तो मुकुलन हाइड्रा में बहुत कॉमन है। और कहाँ पर है बच्चे, ये है ईस्ट के अंदर। आपको ईस्ट में भी, ईस्ट जो खमीर होती है उसमें भी मुकुलन विधि का ही उपयोग होता है। चलिए बच्चों अलैंगिक प्रजनन की दूसरी विधि के बारे में पढ़ते हैं जो है कायिक प्रवर्धन। देखिए बच्चों, सीमा और राहुल 2 दोस्त हैं। दोनों ने सोचा कि हम ना अपने बगीचे के अंदर गुलाब का फूल लगाते हैं।
तो दोनों ने ये सोचा कि गुलाब का फूल हम दोनों अपने अपने पौधे लगाते हैं, देखते हैं किसका पौधा जो है सबसे जल्दी उगेगा। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने गुलाब के पौधे के बीज लिए और मिट्टी में गाड़ दिए। वहीं पे सीमा ने क्या किया, गुलाब का जो फूल है वो लिया और उसकी जो तना होती है उसको आधा काट कर उस डंडी को क्या किया, मिट्टी में लगा दिया। अब दोनों ने क्या किया, इसको पानी दिया, पोषण दिया, और कुछ दिनों बाद देखा जो सीमा ने पौधा उगाया था उसमें फूल उगाया है, यानी कि गुलाब आ गया है। वहीं पे जो राहुल ने किया था, राहुल ने जो बीज बोए थे उसमें से अब जस्ट अभी क्या हुआ है, सिर्फ पत्तियां निकलना स्टार्ट हुई है। बच्चों, जो सीमा ने यूज करी विधि वो कौन सी थी? यस बच्चे, वो थी कायिक प्रवर्धन। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब बेटा कायिक प्रवर्धन भी आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरीके की होती है। एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। ठीक है, दोनों को हम देखते हैं ये कैसे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या हो सकते हैं ये? देखिए, यहाँ कायिक प्रवर्धन में हम क्या यूज करते हैं, प्राकृतिक विधि के अंदर बेटे जड़, तना और पत्तियां। अब आपने सभी ने अपने घरों में आलू देखा होगा, है ना, और आपने देखा आलू को आप कुछ दिन रख देते हो तो उसके अंदर कुछ आग जैसे ही ऐसी संरचना आ जाती है, जिसे हम यहाँ पर ये देखिए इस तरीके की उगाते हैं आलू के अंदर, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है कायिक प्रवर्धन का, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। जब आलू या अदरक को के अंदर इस तरीके से बड़ उगाती है। स्वीट पोटैटो जो है ये आपका शकलगंदी है, ये जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन का एक एग्जाम्पल है। आप इसको भी कुछ दिन तक ऐसे पानी में रखोगे, वहां पर उसमें से जड़ निकल के आ जाती हैं और उसको जब आप मिट्टी में बोओगे तो वहां से पौधा उग जाएगा। ठीक है, कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियों के जड़ द्वारा आपका आलू और तने द्वारा आपका आलू और अदरक एग्जाम्पल हो सकता है, और जड़ द्वारा आपका क्या हो सकता है, शकलगंदी। अब आप सोचिए बच्चे, पत्तियों के लिए कैसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? पत्तियों के लिए आपके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे ब्रायोफिलम। बायोफिलम क्या होता है बच्चे? ब्रायोफिलम में क्या होता है, ये पत्तियों द्वारा यहाँ पर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों के इस ब्रायोफिलम की पत्ती के चारों ओर छोटे 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 पत्तियां उगाती हैं। बाद में ये पत्तियां नीचे गिरकर पौधों में दूसरा पौधा विकसित कर देती हैं। अब बच्चों क्या कीजिएगा, आप ब्रायोफिलम के पौधों को, पत्तियों को काटकर पानी में रख दीजिएगा, सिंपल। और कुछ दिन बाद आप देखोगे, 2-3 दिन बाद आप देखना उसमें छोटे छोटे से कैसे रेशे से निकल के आने लगे हैं। और फिर आपको उसको कुछ दिन और रखिएगा, इन रेशों को ऐसे ही 2-3 दिन और जब रखोगे इस पत्ती को इस पानी के अंदर, इसमें से और छोटे छोटे से क्या निकल के आ जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। कैसे? देखिए, आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा, ऐसे क्या निकल के आ जाएंगी, पत्तियां निकल के आ जाएंगी। और अब इन पत्तियों को जब काट कर मिट्टी में बोओगे तो ये क्या हो जाएंगे, नए पौधों में विकसित हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम कायिक प्रवर्धन की जो आर्टिफिशियल तरीका है उसको देख लेते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब हो जाता है, कृत्रिम विधि का मतलब यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं आपका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कुछ ना कुछ आपको भी उसमें प्रक्रिया करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे। देखिए, कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो 3 है कृत्रिम वाली। कौन कौन सी? रोपण, कर्तन और लेयरिंग। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कर्तन में क्या होता है। कर्तन यानी कि कटिंग, जो अभी सीमा ने भी यूज करी थी गुलाब का पौधा उगाने के लिए। उसने क्या किया था, तना को आधा काटा और तना को मिट्टी के अंदर या गमले में लगा दिया, उसके अंदर उसको पोषण दिया, पानी दिया, और कुछ समय बाद क्या हुआ, वो गुलाब के फूल में या पौधे में उग गया। ठीक है, तो यही होता है कर्तन यानी कि कटिंग विधि में। इस विधि में तने या पत्ती का छोटा सा टुकड़ा काटकर जमीन में लगाया जाता है। यह बोगनविलिया और गुलाब जैसे पौधों में बहुत किया जाता है। और इसका और अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चे? हो सकता है शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ना को आप छोटा सा कट कर देते हैं, जिसमें नोड होती है उस वाले पार्ट को, जैसे आप वीडियो में भी देख पा रहे हो, और इसको आप जमीन में लगा देते हो तो वहां से क्या हो जाता है, एक नया पौधा किसका, गन्ने का उगाता है। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कर्तन का। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि रोपण विधि के अंदर क्या होता है। तो रोपण विधि में क्या होता है बच्चे, इसमें 2 पौधे भागीदारी होते हैं। 2 अलग अलग पौधों को
अलग अलग हिस्सों को जोड़कर, दो अलग अलग पौधे के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक नए पौधे के रूप में उसमें वृद्धि कराई जाती है। जैसे देखो, ये एक पौधे का तना लिया, काट दिया अलग, और एक दूसरे पौधे को जो जड़ से था उगा हुआ वहां से काट दिया, और दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, और अच्छे से किसी धागे या कपड़े से बांध दिया, और उसे अच्छे से न्यूट्रिशन दिए, पोषण दिया, और उसके बाद क्या होगा, वो एक नया पौधा विकसित हो जाएगा। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बच्चे? आम हो सकते हैं। अच्छा, ये वाली विधि क्यों आप यूज करोगे? इस विधि से क्या होगा कि इससे विभिन्नताएं आएंगी, दो अलग अलग पौधों को जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें क्या आएगी, वेरिएशन ज्यादा आएगी। तो ये आम के पेड़ को उगाने के लिए बहुत यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब हमारी अगली विधि आती है किसकी? कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि की। लास्ट विधि कौन सी है आपकी? लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर बच्चे क्या होता है? लेयरिंग में बहुत सिंपल है, इसमें क्या करते हैं, पौधे के एक तने को या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को पकड़कर उससे वहां से अलग नहीं करते, उसे पौधे से उसे पकड़कर नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है या जमा दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, उसको पानी न्यूट्रिशन देके उसको ग्रो करा दिया जाता है। देखिए जैसे इसमें भी लिखा है, इस विधि में पौधे के तने को जमीन की ओर झुका दिया जाता है और मुड़े हुए हिस्से में जड़ें विकसित हो जाती हैं। इस तरह मुड़े हुए हिस्से से एक संपूर्ण पौधा विकसित हो जाता है। जैसे चमेली का पौधा इसी तरीके से ग्रो कराया जाता है, मतलब एक तने को पकड़ा और उसे नीचे मिट्टी में जमा दिया, गाड़ दिया, और उससे क्या हो जाएगा बच्चे, उसी के अंदर नई नई जड़ें आ जाएंगी और वो एक नया पौधा इंडिपेंडेंटली बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी कायिक प्रवर्धन की दोनों विधियां। एक प्राकृतिक तरीके में हम किस किस चीज को यूज कर रहे हैं बच्चे, जड़, तना और पत्तियां, और इसके कृत्रिम विधियों में हम तीन तरीके कौन से हैं, रोपण, कर्तन और लेयरिंग। ठीक है, अच्छा बच्चे एक बात बताइए मुझे कि जब हमारे पास पौधों को उगाने के लिए लैंगिक प्रजनन के द्वारा विधियां हैं जिसमें हम बीज का उपयोग करते हैं, फूल पार्टिसिपेट करता है, फिर हम इस जो कायिक प्रवर्धन है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इस मेथड को क्यों यूज करते हैं? तो बेटा इसके काफी महत्व है, काफी लाभकारी है ये। कैसे? देखिए, बीज उत्पन्न न कर पाने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के लिए नए पौधा बना सकती है। इस कायिक प्रवर्धन से बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर बीज उतने ज्यादा अच्छे से नहीं आ पाते हैं, या बहुत आते हैं तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो उनमें इस तरीके की कायिक प्रवर्धन का यूज करके उन्हें नए पौधे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नए पौधों में आनुवंशिक रूप में के जनन के समान होते हैं, क्योंकि उसी से काटकर या उसी पौधे को यूज करके हम नया पौधा उगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर जो आनुवंशिक रूप या गुण होंगे वो दूसरे वाले जो पौधा उग रहा है उसमें भी होंगे। यानी कि सेम अगर हमें उगाना है, वही आनुवंशिक गुण रूप चाहिए, उसका वही गुण चाहिए, तो हमें ये कायिक प्रवर्धन काफी हेल्प करता है। फिर है बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है और जल्दी भी है, जो अभी हमने सीमा और राहुल के केस में भी देखा, जल्दी से पौधा उगता है कंपेयर टू बीज को उगाने वाले। अब बच्चे हम एक और अलैंगिक प्रजनन की विधि कहिए, या एक अलग से भी आप इसको कह सकते हो उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर, जो आज के आधुनिक युग में बहुत यूज किया जाता है। ये आप ऐसा कह सकते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि कायिक प्रवर्धन का एक एडवांस वर्जन हो सकता है। इस विधि में क्या होता है कि किसी भी पौधे का एक छोटा सा कोशिका या उत्तक को ले लिया जाता है। ठीक है, उसको उस छोटे से टुकड़े में क्या किया जाता है, पोषण दिया तत्व देकर उसमें उस कोशिकाओं को ग्रो कराया जाता है। कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है, उसके बाद उसे हम कैलस कहते हैं। ये जो कोशिकाओं का गुच्छा बना, इसे फिर एक किसी ग्लास के अंदर या किसी पर्टिकुलर नली के अंदर या फिर बॉटल के अंदर रखकर उसको बहुत सारे पोषक तत्व और हार्मोन्स दिए जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिससे वो एक अच्छा सा पौधे में ग्रो कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उस पौधे को निकालकर जमीन में या गमले में जहां भी लगाना चाहे वहां पर लगा दिया जाता है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन
होकर एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, उदाहरण के लिए आर्किक और सजावटी पौधे में ये बहुत यूज किया जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। पहले उसको एक पोषक तत्व में कोशिका को रखा, वो कोशिका ग्रो हुई, मल्टीपल हुए उस कोशिकाओं के, वो एक गुच्छा सा बन गया जिसे हम कैलस कह रहे हैं। फिर कैलस को एक नली के अंदर या फिर इस तरह की बॉटल में एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में पोषण दिया जाता है, हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिससे वो ग्रो कर जाता है और उसके बाद उन्हें मिट्टी में लगा दिया जाता है। आर्किक और सजावटी पौधे इसका एग्जाम्पल है। ये है आपका टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। अब हम देखते हैं अलैंगिक प्रजनन की लास्ट विधि जो है स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु समासंग। इसमें क्या होता है, जैसे आप बीज वीडियो में भी बच्चे देख पा रहे हो, आपने कभी ब्रेड को देखा है ना बच्चे, अगर आप उसको थोड़े से पानी में, उसमें पानी लग जाता है या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है तो उसके अंदर वो काला काला सा काई सी जम जाती है, वो काली काली हो जाती है, फंगस जिसे हम बोलते हैं कि इसमें फंगस आ गई है। तो यहाँ पर ये जो फंगस होती है ये होती है बच्चे राइजोपस। ठीक है, यही एग्जाम्पल है किसका, बीजाणु समासंग का। ब्रेड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा भी पानी लग गया या आप डाल के देखिएगा ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी, उसको 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा, जब आप बाद में ब्रेड को आप जब देखोगे ना तो ब्रेड कैसी हो जाएगी, पूरी काली हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर यही होता है, राइजोपस जो है जीव वो यहाँ पर लग जाता है। अब यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है बच्चे, ये आप गोल संरचना देख रहे हो, इसे बीजाणुधानी कहते हैं। इसके अंदर बीजाणु होते हैं। जब ये बीजाणुधानी फट जाती है तो इसके अंदर से जो बीजाणु है वो निकलते हैं और ब्रेड के ऊपर गिरते हैं और वो नया राइजोपस बो देते हैं, यानी कि क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस अलैंगिक प्रजनन प्रक्रम में कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों में उर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। यह गुच्छ बीजाणुधानी है, इनमें बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में आपका क्या होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नर और मादा। उनके युग्मक यानी कि गैमेट्स आपस में मिलते हैं, संलयन होता है उनका और उसके बाद नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसमें क्या होता है, आनुवांशिक जो गुण है उनका मिश्रण जाता है। ठीक है बच्चे, अलैंगिक प्रजनन में आपने देखा था सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, लैंगिक प्रजनन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो, एक मादा एक नर, दोनों के गैमेट्स जो है यानी कि युग्मक जो है उनका संलयन होता है और एक नया जीव उत्पन्न होता है। अब हम ये देखते हैं बच्चे कि जो लैंगिक प्रजनन है इसके दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। हमने जब अलैंगिक प्रजनन पढ़ा था तो हमें पता है कि वहां पर एक पेरेंट होता है जिसमें क्या होता है, डीएनए की कॉपी बनती है कोशिकाओं के अंदर और वहां से क्या होता है, वो और कोशिका जो है, जो डीएनए की कॉपी बनी वो कॉपी जो है वो दूसरे जीव जो उत्पन्न हुआ उसके अंदर जाती है। मतलब एक डीएनए की कॉपी बनती है क्योंकि वहां पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है अलैंगिक प्रजनन में। लेकिन बच्चे लैंगिक प्रजनन के अंदर तो हमारे 2 पेरेंट्स हैं और दोनों के डीएनए इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दोनों की अगर कॉपी बनेगी और जो जीव नया उत्पन्न हुआ है ना, जो नया संतान उत्पन्न हुई है उसके अंदर जो ये डीएनए जाएंगे, डीएनए की कॉपी जाएगी, वो तो 2 जाएंगी, है ना। तो यानी कि जो बच्चा उत्पन्न हुआ, जो जीव उत्पन्न हुआ उसके अंदर तो डबल डीएनए हो गया, 2 हो गए ना, माता से भी लिया और पिता से भी लिया, उस पास तो 2 हो गई। और अगर आप ये सोचो, ये वाला जो संतान है इसके, ये जब अपना संतान उत्पन्न करेगा तो इसके पास तो ऑलरेडी 2 है, वो तो और मल्टीपल हो जाएंगी, है ना। ऐसे तो ये डबल डीएनए वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई ना कि हर बच्चे में डबल जाएगा डीएनए, है ना। तो इसका क्या कोई सॉल्यूशन है? तो बच्चे ये डीएनए दोहराव जो ये प्रॉब्लम है ना, ये समस्या है, इसको सुलझाने के लिए हमारे पास क्या है, एक स्पेशल टाइप की प्रजनन कोशिकाएं होती हैं जो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन में पार्टिसिपेट करती हैं, भाग लेती हैं। इन प्रजनन कोशिकाओं को हम कहते हैं मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक और फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक। ये नर में होता है नर युग्मक और मादा के अंदर मादा युग्मक होता है। ये दोनों क्या है बच्चा, प्रजनन कोशिकाएं हैं।
ठीक है, ये नर और मादा दोनों में पाई जाती है। स्पेशल टाइप की कोशिकाएं जो प्रजनन में हेल्प करती है। अब होता क्या है बच्चे, इन प्रजनन कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है वो पहले से आधा आधा होता है। ठीक है, कितना होता है, आधा आधा होता है। और जब ये दोनों क्या होता है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक का जब आपस में क्या होता है, संलयन होता है, तो उससे क्या होगा कि जब दोनों के आधे आधे डीएनए मिलकर कंप्लीट एक डीएनए बनाएंगे। तो जिससे जो प्रॉब्लम है हमारी डीएनए डबल की, यानी कि डीएनए जो डीएनए आपका दोहराव हो रहा है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो नर और मादा युग्मकों में गुणसूत्रों यानी कि जो क्रोमोसोम यानी कि डीएनए की जो फॉर्म है क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। लैंगिक प्रजनन में नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। तो ये संख्या किसी भी व्यक्ति के लिए युग्मक की सामान्य संख्या बन जाती है। इस प्रकार डीएनए दोहराव नहीं होता है। नर और मादा युग्मक के जो मिलने की प्रक्रम है इसको हम क्या कहते हैं, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा बच्चे, जो मादा युग्मक होता है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये भोजन का भंडारण करती है, इसके अंदर भोजन होता है। ठीक है, और नर जनन कोशिकाएं गतिशील होती हैं और उनका आकार बहुत छोटा होता है, मतलब ये बहुत तेजी से भागती हैं, इनकी गतिशील होता है और साइज में छोटा होता है मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया लैंगिक प्रजनन के दौरान जो डीएनए का दोहराव है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बच्चों इसको समझने से पहले हम थोड़ा किसी भी पौधे के जो फूल होता है उसकी जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि उनको कहते क्या है। ये हिबिस्कस का फूल है बच्चे। ठीक है, अब आप देखिए जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं बाह्य दल। थोड़ी सी जानकारी फूलों के पार्ट्स के बारे में होना जरूरी है, तभी हम इस पुष्पी पौधों के लैंगिक प्रजनन को समझ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो लाल वाला पार्ट है या फिर कोई भी किसी भी फूल में जो रंग बिरंगा पार्ट होता है, सबको पता है सुंदर सी पंखुड़ियां होती हैं जिसे हम दल भी कहते हैं। इसके बाद जो बच्चा ये आपको पीले रंग का ये डंडी टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं पुकेशर यानी कि स्टेमन। ठीक है, और जो ये हरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है गोल बीच में, ये ऊपर से नीचे तक ये पूरा आपका बच्चे कहलाता है स्त्रीकेशर यानी कि पिस्टल। ठीक है बच्चे, ये चार मेन पार्ट है। अब जो बच्चे यहाँ पर ये पुकेशर है यानी कि स्टेमन है और स्त्रीकेशर यानी कि पिस्टल है बच्चे, ये दोनों ही हैं, ये दोनों प्रजनन अंग होते हैं पुष्पी पौधों के। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इनको पुकेशर और स्टेमन यानी कि पिस्टल के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जो बेटा ये पुकेशर होता है इसके दो भाग होते हैं। जो ये ऊपर गोल सी संरचना आपको दिख रही है इसे कहते हैं एंथर यानी कि परागकोश। इन परागकोश के अंदर ही बेटा परागण होता है। परागकण के अंदर आपका नर युग्मक होता है यानी कि मेल गैमेट्स होता है। ठीक है, और जो ये आपकी डंडी की जैसी संरचना है इसे आप फिलामेंट यानी कि तंतु कहते हो। पुकेशर यानी कि फूल का नर प्रजनन अंग होता है जिसे एंडोसियम भी कहा जाता है। पुकेशर में एक पतला तंतु होता है जिसे हम ये कह रहे हैं पतला तंतु। इसके ऊपर परागकोश होता है, परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को उत्पन्न करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम देखते हैं स्त्रीकेशर जो ये पूरा पार्ट है इसके अंदर जो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बच्चे वर्तिकांग यानी कि स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो नली जैसी संरचना है इधर इसे हम कहते हैं वर्टिका यानी का स्टाइल। और ये पूरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं अंडाशय। इसी के अंदर बेटा हमारा क्या होता है, इसी के अंदर हमारी मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए स्त्रीकेशर यानी कि पिस्टल फूलों के मादा प्रजनन अंग है। इसके तीन भाग होते हैं। वर्तिकांग सबसे ऊपरी भाग होता है, इसका काम परागकणों को आकर्षित करना है। ठीक है, वर्तिका एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है जो वर्तिकांग से अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, और अंतिम भाग अंडाशय होता है। स्त्रीकेशर के अंडाशय में बीजांड बनता है और परिपक्व बीजांड का एक फल में बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपका ये बीजांड होता है और बीजांड के अंदर ही आपका फीमेल गैमेट्स यानी कि मादा युग्मक पनपते हैं। चलिए अब हम देखते हैं फूलों के प्रकार।
सो बच्चे फूल दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी फूल और दूसरा है उभयलिंगी फूल। लिंगी फूल फूलों में या तो केवल पिस्टल यानी कि मादा जनन अंग होता है या पुकेसर यानी कि नर जनन अंग होता है, उन्हें एकलिंगी फूल कहते हैं। जैसे पपीते का, ककड़ी का, घिया का और तरबूज के फूल एकलिंगी फूल होते हैं। उभयलिंगी फूल कैसे होंगे? जिनके अंदर दोनों यानी कि पिस्टल मादा प्रजनन अंग और पुकेसर नर प्रजनन अंग दोनों होते हैं, उभय लिंगी फूल कहते हैं। जैसे सूरजमुखी, सरसों और टमाटर, बैंगन, गुलाब आदि के एग्जाम्पल है। जैसे हमने अभी हिबिस्कस का भी फूल देखा था, हिबिस्कस के फूल में दोनों प्रेजेंट थे, यानी कि वहां पर स्त्री केसर भी था और पुकेसर भी था। तो जिन पौधों में दोनों होते हैं उन्हें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और जिनमें दोनों में से एक प्रेजेंट होता है उन्हें हम एकलिंगी यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये प्रजनन में कैसे हेल्प करते हैं वो अभी हम देखते हैं। उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं बच्चे, जिसे कहते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण। अब ये परागण क्या होता है? कुछ नहीं बच्चे, एक छोटी सी प्रक्रिया है। क्या? जब हमारा यहाँ से यानी कि परागकोश के अंदर परागण होते हैं, आपको पता है जब ये परागण जो है यहाँ पर आपकी कहाँ पर वर्तिकांग के अंदर जाते हैं, यहाँ पर इसके संपर्क में आते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चे? परागण कहते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हो परागकणों का परागकोश से वर्तिकांग तक स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन, परागण कहलाता है। परागण के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। अब ये क्या है थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। देखिए बच्चे, स्वपरागण से आप समझते सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अगर ये मोस्टली किस में होगा? मोस्टली क्या ये होगा किस में? ये जो आपके उभयलिंगी फूल है उनके अंदर हो, क्योंकि उन्हीं के अंदर हमारा पुकेसर और स्त्रीकेसर नर और मादा दोनों प्रजनन अंग जो है मौजूद है। तो इसमें क्या होगा? इस प्रकोष्ठ में उत्पन्न परागण हवा, पानी या जंतुओं द्वारा उसी फूल या एक ही पौधे के अलग फूलों में वर्तिकांग तक स्थानांतरित होते हैं। मतलब स्वपरागण में क्या होगा बच्चे? एक जो फूल है उनके अंदर दोनों ही है ना, नर और मादा प्रजनन अंग यानी कि पुकेसर और स्त्री केसर दोनों प्रेजेंट है। तो जो परागण है वो कहाँ पर जाएगा? वर्तिकांग तक चला जाएगा। किससे? हवा से जा सकता है, किसी जंतु से जाते, मक्खी या फिर तितली वगैरह इनके थ्रू जा सकता है, या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल में चला जाए, तो उसे हम कहते हैं स्वपरागण, यानी कि अपने ही फूलों के अंदर वहां पर क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि स्वपरागण हो रहा है, इसे हम कहेंगे स्वपरागण। दूसरा है बच्चे परपरागण, मतलब किसी दूसरे फूल के अंदर यानी कि दूसरे किसी पौधे के अंदर। ठीक है, अब ये तो हमारा किस में भी हो सकता है? एकलिंगी में भी हो सकता है, एकलिंगी फ्लावर में भी हो सकता है, जिसमें एक या तो स्वपकेसर है, जिसके अंदर या तो स्त्री केसर है या फिर उसके अंदर पुकेसर है ना, दोनों में से एक प्रेजेंट है तो दूसरा तो चाहिए ना, तो ये किस में होगा? दूसरे पौधों में होगा। जब किसी पौधे के परागकणों से परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकांग तक पहुंचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रजनन की प्रक्रिया है वो होती कैसे है फूलों के अंदर। देखो बच्चों, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हमने देखा कि इस परागकोश के अंदर परागकण होता है ना, ये देखिए, ये परागकण वर्तिकांग तक जाता है यानी कि स्टिग्मा तक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को परागण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही ये इसके संपर्क में आए, यहाँ पर एक परागनली विकसित होती है। ठीक है, यहाँ पर इसे हम बोलते हैं परागनली, ये विकसित होती है, जिसके थ्रू परागकण जाता है कहाँ तक? यहाँ पर, इसके अंदर, अंडाशय के अंदर क्या है? यहाँ पर बीजांड होता है, इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? इस परागकण के अंदर से नर युग्मक जो है वो उत्पन्न होगा, और अंडाशय के अंदर से आपका मादा युग्मक जो है वो निकलेगा। उसके बाद निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, और उससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? एक युग्मक बनेगा, एक जायगोट बनेगा, और फिर वहां से भ्रूण बनेगा, और भ्रूण बाद में ये सब विकसित होकर क्या बन जाएंगे? एक बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, इस चीज को हम दोबारा से समझ लेते हैं, क्या हो रहा है? परागकण से एक नलिका विकसित होती है जिसे हम परागनली कहते हैं। ठीक है, जो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है, बीजांड मतलब ये पार्ट। उसके बाद क्या होता है? अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक का निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, जो एक जायगोट का निर्माण करते हैं, और ये जायगोट बाद में यानी कि युग्मक में विभाजित होकर
युग्मक जो है यानी कि जायगोट जो है वो विभाजित होकर भ्रूण बनाता है यानी कि फीटस का निर्माण करता है। जो बाद में जो बीजांड है वो एक कठोर आवरण ले लेता है जिसके जो बीज में बदल जाता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद एक बीज बन गया, जो बाकी जो ये अंडाशय वाला पोर्शन है ये क्या बन जाता है, फल में बदल जाता है, और जितने भी फूल के पार्ट्स बचे हैं वो क्या होते हैं, वो मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बीज से अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है। अब ये जर्मिनेशन क्या है, अंकुरण क्या है बच्चे, सिंपल सा प्रोसेस है, किसी बीज से पौधे का, नन्हे पौधे का उगना। तो एक बीज भ्रूण का जो अनुकूल परिस्थितियों में एक सामान्य पौधे में परिवर्तन में समर्थन हो या बीज से नन्हे पौधे का बाहर निकलना एवं बढ़ना ही अंकुरण कहलाता है। सिंपल है, आप किसी बीज को बोते हो, उसमें पोषण देते हो, पानी देते हो, अच्छा वातावरण देते हो, उसको सारे पोषण तत्व देने के बाद वो ग्रो करता है, अंकुरण निकलता है और नन्हा सा पौधा निकल के आता है। तो इसके जो आपके बीज में जब अंकुरण हो रहा होता है तो वहां पर ये पोषण जो जो भाग होते हैं, इसके बाह्य भाग को हम बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, खाद्य संग्रह जिसे हम कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है वो प्राकुर कहला जाता है। ठीक है, ये आपका मूलाकुर यानी कि भावी जड़ होती है, ये आपकी भावी जड़ है, ये इस पार्ट को दर्शा रहा है बच्चे। ठीक है, इसका ये पार्ट आपका भावी जड़ है और इसका ऊपर वाला पार्ट आपका प्राकुर है। ठीक है बच्चे, आपको जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण समझ आ गया, जिससे छोटा सा नन्हा पौधा उगता है। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा अलैंगिक प्रजनन के प्रकार देखे। 3 प्रकार हमने पहले पढ़ लिए थे पिछली वीडियो में, 3 प्रकार इस वीडियो में पढ़े। मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासन के बारे में पढ़ा। कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि देखी, जड़, तना और जो पत्तियों से होती है। उसकी आर्टिफिशियल विधि यानी कि कृत्रिम विधि के बारे में देखा, जो रोपण, कृतन और लेयर के थ्रू होती है। फिर हमने टिश्यू कल्चर के बारे में देखा, जो आधुनिक प्रक्रिया यूज हो रही है आज के बाद हमने नर और मादा युग्मकों के गुणसूत्रों के बारे में देखा, कैसे डीएनए के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हाफ होते हैं नर और मादा युग्मक में यानी कि गैमेट्स के अंदर, और दोनों का निश्लेषण यानी कि फर्टिलाइजेशन के तय होने के बाद वो क्या हो जाते हैं, डीएनए कंप्लीट डीएनए बन जाता है, जिससे डीएनए दोहराव को हम बचा पाते हैं, होने से बचा पाते हैं, उस समस्या का समाधान निकाल पाते हैं। पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया देखी, प्रजनन की जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस देखा जिसमें हमने देखा परागण क्या होता है, जिसमें हमने स्वपरागण और परपरागण के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे हमारा जायगोट का निर्माण होता है, और उसके बाद जायगोट से भ्रूण बनता है, और उसके बाद क्या होता है, बीजांड जो है वो कठोर आवरण ले लेता है, जो उससे बीज का निर्माण हो जाता है, बीज में वो बदल जाता है। ठीक है बच्चे, सो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।